हेलो दोस्तों, वेलकम टू द संकल्प सीरीज फॉर द जेआईबी नवंबर 2025 एग्जाम। एंड ये जो हमारा सेशन है, दिस इज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, विच इज योर फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो लेक्चर 6 क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपका चैप्टर नंबर 10 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इसके सब टॉपिक्स से आते हैं और कैसे हमें उन टॉपिक्स को क्या डीपली प्रिपेयर करना है, ओवरव्यू लेना, ये सब चलेगा। इन चीज़ों से रिलेटेड हम बहुत कुछ इस चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग ऑल ऑफ द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, ऑल्सो किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, ये सब देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सेशन। और जेआईबी एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आप अच्छा एनालिसिस करते हैं, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग इन द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है संकल्प सीरीज के सेशन में, दैट इज ऑफ चैप्टर 10 क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वी विल सी, ठीक है, एक एक टॉपिक सब टॉपिक के बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, तो यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए, ये जो पूरा सेशन है, इसमें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली देर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, 4 सब टॉपिक्स, जिसमें और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स वी कैन से हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज द क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली होता क्या है, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गोल्स हमने सेट किए हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द गोल्स एंड हाउ आर वी गोइंग टू अचीव, व्हाट इज द एक्शन प्लान। अब क्लाइमेट एक्शन, ये वन ऑफ द गोल्स, एसटीजी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें से एक गोल क्लाइमेट एक्शन है। तो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर इंडिया में काफ़ी कुछ हुआ है, तो सारे इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो दिस इज एसडीजी नंबर 13, तो प्लीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आता है कि एसडीजी 13 है क्या। सो एसडीजी 13 इज क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो देखने को मिलेंगे, तो उन एस्पेक्ट से रिलेटेड उन गोल्स को अचीव करने का काम सारे कंट्रीज कर रहे हैं, एंड उसमें इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं वो हम देखेंगे। और उन्हीं इनिशिएटिव्स में वन ऑफ देम इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि सीएसआर रिलेटेड हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक एस्पेक्ट इसका जो है उसको से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया है, एंड एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इस टॉपिक से। सिर्फ इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन, तो देखिए कितना हाई वेटेज का है। और ये चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, इफ पॉसिबल उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दैट इज़ वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीपली अच्छे से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, ऊपर ऊपर से बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज, द नेम इटसेल्फ सेज कि द क्लाइमेट इज चेंजिंग। ठीक है, तो फर्स्टली पोलर बेयर जो है, बहुत ही बड़े बड़े आइस शेल्फ्स में रहते थे, अब थोड़ा थोड़ा आइस जो है वहाँ पर रह गया है, एंड द आइस इज मेल्टिंग। ऑल्दो कैन नॉट से कि थोड़ा रह गया, बट काफ़ी हद तक आइस जो है मेल्ट होता जा रहा है। लार्ज आइस शेल्फ्स ऑफ द अंटार्कटिक, आर्कटिक आर ऑल्सो मेल्टिंग, इसके न्यूज़ आते रहते हैं। इसी तरीके से सी लेवल राइज हो रहा है, जिसके वजह से environmental pollution हो रहा है, and one of the main reasons of all of these is the greenhouse gases and pollutants that are coming into the atmosphere। तो air pollution बहुत बड़ा रीज़न है, इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, अगर आप देखो काफ़ी एरियाज में, हिली रीजन्स में, यू विल सी कि जो पेड़ क्रॉप्स उग रहे हैं, तो उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा ये ग्रीन हाउस ऐसे बनाया जाता है। अब इसमें से जो सन रेज हैं वो अंदर आते हैं, आने के बाद हमेशा सन रेज अर्थ पे जो सॉइल है उस पे रिफ्लेक्ट होता है बैक। ठीक है, तो सन रेज ऐसे आए एंड देन दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक, तो अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड बिकॉज ऑफ गैसेस यहाँ पर। तो ये जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड, और यहाँ पर काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा अब्जॉर्ब करता है इन इस सन के हीट को, तो दैट इज गेटिंग अब्जॉर्ब्ड, एंड टेम्परेचर मेंटेन रहता है इवन इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स। यहाँ अंदर टेम्परेचर सही रहता है, सो दैट दैट प्लांट्स कैन ग्रो, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस। इसी तरह कुछ इफेक्ट हमारे अर्थ के साथ हो रहा है। अर्थ के इर्द गिर्द ये एक लेयर बना दे रहे हैं। पहले तो था कि जितना अब्जॉर्ब होना है होता था अर्थ के
ऊपर सॉइल या क्रस्ट पे, एंड देन द रिमेनिंग वुड गेट रिफ्लेक्टेड। बट अब जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है। इसके अलावा ये सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है, इसके अलावा बहुत सारे और भी है, मीथेन, इस सब का पोटेंशियल भी हाई है। ये सब जो जब भर जाते हैं तो देन दे डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द सनसेट टू मूव आउट, और ये रिफ्लेक्ट बैक होता रहता है। एंड अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, एंड ग्लोबल टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर ही जाते जा रहा है। एंड एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, ठंड में बहुत ठंड, बारिश में खूब, इतनी बारिश की बाढ़ ही आ जा रही है। एंड अगर गर्मी की बात करें तो वो तो हमें पता ही है। तो दिस इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड द मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो इफेक्ट होता है दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो पूरा अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो है चिंतित है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर अगर हम देखें जो पोल्यूशन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ऑब्वियसली वी नो फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड ऑल, ये आता है। तो 2020 में देयर वाज अ रिडक्शन, फिर 2021 में 4% इंक्रीज, एंड देन द नेक्स्ट 10 ईयर्स 14% इंक्रीज होगा। 2020 में रिडक्शन क्यों था बताइए? यस, कोविड की वजह से। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग, आइस कैप मेल्ट, राइज इन सी लेवल, जो फूड सप्लाई कम होना, लॉन्ग टर्म टेम्परेचर, वेदर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सभी में भी इफेक्ट करने का काम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं इसके वजह से। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी को इफेक्ट कर रहा है या फिर पीपल के हेल्थ वगैरह को, इट अफेक्ट्स द economic aspects also. Poverty increase हो रही है because people have to migrate from different places, और कई hilly areas में you can see floods and all आते जा रहे हैं, and city areas में भी, hilly areas में तो सोच सकते हैं but city areas में बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, inequality इसके वजह से create हो रहा है। जो rich है वो तो बच जाते हैं but जो poor people है और poor हो जाते हैं, तो inequality increase है। ठीक है, तो what is the solution for this? तो 4 चीज़ें बताई गई हैं, this chapter revolves around all this. International collaboration, disaster risk को रिड्यूस करने से रिलेटेड हमें स्टेप्स लेने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट वन, एंड द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल इस पर्टिकुलर थिंग में है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसे एनहांस करने का हमारा काम है। तो फर्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे किया जा सकता है? तो बाय द फोरम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एज वी नो ये यूनाइटेड नेशंस में सारे कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल हैं, वहाँ पर इसके मेंबर्स, एंड ऑब्वियसली दिस कैन बी अ फोरम ओवर विच वी कैन डिस्कस सॉल्यूशंस कि किस तरीके से हमें इसे कॉम्बैट करना है। जनरली अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसके मेन जो मैंडेट्स हैं, क्या है, क्या चीज़ें मेंटेन करना है इसे? पीस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल जस्टिस, इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करना है। एंड न्यूली अ फ्यू अदर एस्पेक्ट्स हैव बीन एडेड, लाइक एड्स को कंट्रोल करना, बिग डेटा, यानी कि डेटा जो प्रोवाइड हो रहा है, लेट्स से आपके सेल फोन से अगर आप देखो तो योर फोटोज आर गेटिंग अपलोडेड ओवर गूगल, आपके वीडियोस जा रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन जा रहा है, हु नोज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो रहा होगा, तो वी नेवर नो, बट फॉर नाउ एटलीस्ट वी नो कि जो लेजिटिमेट फॉर्म्स ऑफ डेटा आपका है वो एक टाइप का नहीं है। इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी Excel, it can be your photo, video and all. So all of this together is different types of data is called the big data. ठीक है, all of them have links, तो उसे बिग डेटा कहते हैं। एंड देन क्लाइमेट चेंज तो है ही है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है। मैंडेट मीन्स इट हैज़ टू टेक स्टेप्स टू कॉम्बैट या फिर उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। अब यूनाइटेड नेशंस की एक्टिविटीज़ किस किस फील्ड में? कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, ऑल्दो वी कैन सी कि वॉर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बट यूएन इज ट्राइंग इट्स बिट टू रिजॉल्व देम। पीस कीपिंग की, पीस बना रहे पूरे दुनिया में, एंड इससे रिलेटेड पीस कीपिंग फोर्स भी यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, जिसमें वॉलंटरीली काफ़ी कंट्रीज अपने जवानों को, महिलाओं को भेजते हैं। ठीक है, डिज़ास्टर रिलीफ, जहाँ पर कुछ डिज़ास्टर हो जाता है तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स एंड डिफरेंट जो ऑर्गन्स के पीपल हैं वो जाते हैं, एंड दे एक्चुअली कंट्रोल द सिचुएशन, ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड एटॉमिक एनर्जी आर इम्पॉर्टेंट एरियाज जिसमें यूनाइटेड नेशंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, वी नो कि दीज आर द इश्यूज। अब हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन, एक तो हमने देख लिया, बट द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट वन इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोल्यूशन। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये टर्म एक्चुअली है क्या? सबसे पहले 1972 में सबको लगा कि अब
टाइम आ गया है कि वी शुड एक्ट कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट पूरे कंट्रीज एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। तो दे केम टुगेदर इन स्टॉकहोम, ये स्टॉकहोम नाम की जगह पर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ये किया गया। अब 92 में यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED नाम का रियो डी जेनेरो नाम के जगह में इन ब्राज़ील ये कॉन्फ्रेंस किया गया था आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, तो अब रियो प्लस 20 मोर ईयर्स के बाद 2012 में कॉन्फ्रेंस किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट द इम्पॉर्टेंट वन इज 3 ईयर्स आफ्टर दिस जो किया गया था। इसके बीच भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे बट इंपॉर्टेंट वंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। 2015 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जहाँ पर सारे कंट्रीज ने एग्री किया था कि वी विल ट्राई टू अचीव सम 17 गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड 17 गोल्स। बट बिफोर मूविंग टू दैट, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो 1972 में हमने इसे अच्छे से डिफाइन किया था फॉर्मली 1972 इंटरनेशनल फोरम पे। राइट, व्हाट इज द डेफिनेशन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली मीन्स कि जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दोज एक्टिविटीज शुड नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल ऑफ यूज। जो फ्यूचर में आपके जो आगे के जनरेशन, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनको जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, अगर 100 यूनिट्स ऑफ कोल बचा हुआ है तो आप अगर 20 यूनिट्स में काम चला सकते हैं एज अ जनरेशन तो वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सेसिवली यूज़ करके बर्बाद किया, 50 यूनिट्स हमने यूज़ कर लिया तो आगे के जनरेशन के लिए वो बचेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। एंड ऑल्सो वी सारे कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ तो करते ही हैं कि प्रॉफिट हो, कैसा कमाएं, सब कुछ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कुछ और एस्पेक्ट्स को हमें जोड़ना है कि एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, साथ के साथ सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। वी हैव टू मूव अहेड। ठीक है, कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है वे मैंने इन सभी का बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेटर हो रहे हैं कि नहीं, सिर्फ हम प्रॉफिट्स की तो नहीं सोच रहे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच जो है लाने से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। तो इस वजह से आगे हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स। देयर आर 17 गोल्स जो हमने सोचा कि वी विल अचीव, नॉट सोचा, हमने टारगेट्स दे दिए, गोल्स दे दिए कि हमें ये अचीव करना है। अभी 17 गोल्स में ईच गोल में कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं। तो देयर आर इन टोटल 169 टारगेट्स इन ऑल ऑफ दीज गोल्स दैट कंट्रीज हैव टू अचीव। तो कंट्रीज का इनमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तो दैट इज कॉल्ड द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसे कहा जा रहा है कि कंट्रीज किस तरीके से इस गोल को अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हर ऐसा नहीं है कि सब कंट्रीज इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जिसने ज़्यादा, जैसे ये लेट्स से एक रूम है, इसमें गंदगी फैली हुई है बहुत सारी, तो जिसने ज़्यादा गंदगी की उसको ज़्यादा सफाई करनी है ना। तो जिसने ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं दे हैव टू कंपनसेट मोर। तो इस तरीके से ईच कंट्री का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। एंड ये सारे गोल्स को अचीव करने का एक एंड लाइन तो होना चाहिए ना, एक एंड ईयर तो होना चाहिए, दैट इज 2030 हमने कहा कि ईयर होगा जब हम इन गोल्स को अचीव कर लेंगे। एंड इस पूरे डिस्कशन को हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट PCA भी कहते हैं, 2015 में किया गया। ये COP21 का मेन जो है डिसीजन। COP इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे कहा जाता है। एंड इसी पर्टिकुलर मीटिंग, ये मीटिंग को हम कहते हैं, जो कॉन्फ्रेंस होता है सारा ग्रुप्स का, सारे पार्टीज एक साथ आते हैं। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग में कुछ हमने कन्वेंशंस मतलब इंटरनेशनल कुछ रूल्स रेगुलेशन जिन्हें फॉलो करना है वो हमने अडॉप्ट किए। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है वो। CBD जो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एंड डेसर्टिफिकेशन रिलेटेड UNCCD नाम का एक कन्वेंशन जो है हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो द मेन थिंग इज वी वांट टू अचीव दिस 17 गोल्स। अब ये 17 गोल्स है क्या, आगे देखते हैं। अब 2021 में ये जो कॉन्फ्रेंस इटली में हुई, 22 में इजिप्ट शर्म एल शेख में हुई, 23 में COP28 हुआ था इन UAE, एंड 2024 में COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे नहीं लिए गए थे, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल, बट एटलीस्ट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस आपको पता हो, थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, सो दैट इफ इट कम्स इन द एग्जाम यू आर एबल टू आंसर। अब ये गोल्स है क्या, 17 गोल्स। तो देखिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land,
पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये सारे आपके जो है 17 गोल्स हैं। याद हो जाएगा ना? तो आपको अगर हो सकता है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है, अगर हो सकता है तो याद कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इतना डीपली क्वेश्चन आया भी नहीं है, तो एटलीस्ट फर्स्ट 5 याद कर लीजिए। एंड ये 13th गोल तो आपको पता होना ही होना चाहिए, बिकॉज दे हैव कितने गोल से ये पूछा हुआ है 17, कितने टारगेट से ये पूछा हुआ है 169। ऑल्दो चांसेस है कि कुछ भी पूछ ले डीपली जाकर कि कौन सा नंबर का गोल क्या है, या फिर मैच करने को आ जाए, तो एक दो बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आई होप कि इस बार ये मैच करने को क्वेश्चन ज़रूर दे सकते हैं। तो ये गोल्स दो तीन बार पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएंगे एंड अच्छे से आप एग्जाम में एटलीस्ट मैच कर पाएंगे। बट 13th गोल तो आपको रात में भी उठा के पूछा जाए तो याद होना चाहिए कि क्लाइमेट एक्शन है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो 13th गोल एटलीस्ट यू शुड नो, एंड एटलीस्ट फर्स्ट 5 तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और ये सारे जो गोल्स है हमने यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में जो है लिए थे। तो यू मस्ट हैव सीन मेनी वीडियोज जहाँ पर इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ डिबेट करना, ये वो, तो जनरल असेंबली का वीडियोज है वो यूनाइटेड नेशंस के। तो उस जनरल असेंबली में हमने इनको अडॉप्ट किया था 2015 में, राइट। एंड ऑल्सो इंडिया के लिए रिकमेंड किया गया था कि 2.8% तक हमें अपने जो एमिशंस उन्हें रिड्यूस करने बाय 2050, वरना हमारा जो जीडीपी है वो गिर जाएगा 2.8% तक, हमें अपने एमिशंस को रिड्यूस करना है, ये चीज़ कहा गया। अब ये क्वेश्चन मई 2023 का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर अनाउंस्ड इन सितंबर 2015 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, इंडियन गवर्नमेंट, इसमें से क्या है? तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। अब SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है क्या? तो आई टोल्ड यू आता है, तो क्लाइमेट एक्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब इसके अलावा कितने गोल से कितने टारगेट से? तो 17 गोल्स एंड 169 टारगेट, सो बी इज द राइट आंसर। टू बी अचीव्ड बाय विच ईयर? यस 2030, याद रहेगा ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इंडिया में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं क्लाइमेट एक्शन के नाम पर? इंडिया में क्या क्या किया गया है, तो लेट्स सी। तो इंडिया 1972 में वो स्टॉकहोम का कॉन्फ्रेंस का पार्ट भी था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन को एस्टैब्लिश करने में इंडिया ने भी हेल्प किया। 92-2012 में भी जो मीटिंग्स हुए थे उनमें भी इंडिया पार्ट था। इसके अलावा 2015 में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया। एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया अचीव करने के लिए, लेट अस सी। तो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो एमिशंस हमारे प्रोडक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे गैसेस, हार्मफुल गैसेस वगैरह को एमिट कर रहे हैं, तो उसे हम रिड्यूस करेंगे 33-35%। और जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट विल बी प्रोड्यूस्ड विद द, पहले तो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक ऑयल हो गया, कोल हो गया, गैस हो गया, ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉसिल का मतलब अर्थ के अंदर डिग करके हमें जो मिल रहा है वो मेनली फॉसिल फ्यूल है। अब विंड एनर्जी हो गया, इसके अलावा वी हैव द सोलार एनर्जी। तो ये सब अर्थ के अंदर डिग करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अवेलेबल है फ्रीली, ठीक है। और ये रिन्यूएबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो वी कैन यूज़ इट। तो उसे हम नॉन फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है मेनली फॉसिल फ्यूल्स, ये कोल, ये सबसे हम कर रहे हैं, बट ये एनर्जी प्रोडक्शन में एटलीस्ट 40% हम रिप्लेस करके नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जो है करेंगे, बिकॉज इसका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज या फिर एमिशन ज़्यादा नहीं आते। अब कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। कार्बन सिंक क्या होता है? अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे तो ये जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी बड़े बड़े लेक्स एंड वाटर बॉडीज भी एब्जॉर्ब करते हैं, बट एटलीस्ट ये तो नहीं, बट हम पेड़ तो लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड द कार्बन सिंक, ताकि ये सारा सिंक में अब्सॉर्ब हो जाए। अब SDG इंडिया इंडेक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये इंडिया में नीति आयोग के द्वारा, तो इंडिया में SDG से रिलेटेड जो प्रोग्रेस है वो नीति आयोग का काम है टू असेस इट, और इसको असेस करने के लिए बढ़िया एक इंडेक्स इन्होंने बना दिया है। इंडेक्स मीन्स एक पूरा प्रोग्रेस, कौन सा स्टेट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है SDGs को अचीव करने के लिए, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से कौन सा स्टेट उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इस चीज़ों से रिलेटेड नीति आयोग सारा मॉनिटरिंग करता है। 2019 में हमारा स्कोर SDG इंडिया इंडेक्स में पूरे इंडिया का 60 था,
66 को इंक्रीज हुआ 21 में। एंड हमने क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, इस सब में बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्म किया इन पैरामीटर्स पे, इन गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड केरला मोस्टली नंबर 1 पे रहता है। अब रिसेंट जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें 2024 में, तो इट इज़ ये इसके बारे में बताया गया, इट इज़ ए कॉम्पोजिट इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है। एंड इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 17 एसडीजीज को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए इसमें रैंक किया जाता है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। 0 वर्स्ट है, 100 बेस्ट परफॉर्मेंस है। एंड बेस्ड ऑन द स्कोर ईच स्टेट को क्लासीफाई किया जाता है इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है, ईच रीजन को। तो दैट इज एस्पिरेंट्स 0 to 49, परफॉर्मर 50 to 64, अगर कोई स्टेट 65 to 99 फ्रंट रनर है, एंड 100 है तो अचीवर। ऑब्वियसली 100 मुश्किल ही है। तो एसडीजी इंडिया का अगर हम देखें तो स्कोर एज ए टोल्ड यू 21 में 66 था, एंड 2023-24 में 71 रहा, ठीक है, पूरे इंडिया का। एंड टॉप परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर हम देखें, टॉप जो गोल्स को अचीव करने के लिए पूरे इंडिया ने मेहनत जो की है उसको अगर हम देखें तो विल बी एबल टू सी कि गोल 1 नो पॉवर्टी की तरफ हम आगे बढ़े हैं। एंड इंडिया में पॉवर्टी रेट एक्चुअली देखा गया है इंटरनेशनली भी कि रिड्यूस हो गया है। गोल 8 डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें भी हम आगे बढ़े। गोल 13 क्लाइमेट एक्शन में भी हम काफ़ी आगे बढ़े। गोल 15 लाइफ ऑन लैंड में भी। इसके अलावा फ्रंट रनर्स की अगर हम बात करें तो ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज देयर आर चांसेस कि थोड़ा डायनामिक पेपर हो जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो वी शुड बी रेडी। फ्रंट रनर कैटेगरी में जो है इंडिया नॉर्मल से फ्रंट रनर कैटेगरी में चला गया, 65 से ऊपर हमारा स्कोर हो गया, तो अब हम फ्रंट रनर्स है। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडिया इंडेक्स किया गया था, 85% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को फ्रंट रनर्स क्लासीफाई किया गया। एंड हाईएस्ट स्कोर इसमें नाथियाल जो मिजोरम में है, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हाईएस्ट स्कोर इसने किया है। एंड लॉन्गडिंग जो अरुणाचल में है उसका स्कोर लोएस्ट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं ऑफ द लेटेस्ट एसडीजी इंडिया इंडेक्स। आई होप दिस विल हेल्प यू। अब इंडिया ने 2021 में पंचामृत नाम का जो एक बताया कि ऑलरेडी हमने कुछ गोल्स तो दे दिया, अब उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। एंड पंचामृत 5 गोल्स को अचीव करने के हम पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। इंडिया ऑल्सो केम अप विद दिस इनिशिएटिव ऑफ 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। तो पूरे दुनिया के जो वी नो की अर्थ जो है रोटेट होते रहता है, अभी किसी एरिया में दिन है तो उसका अपोजिट एरिया में रात होगा। तो ये जो रात यहाँ पर है तो ये सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट, ये एरियाज। तो दैट इज़ वाई जहाँ पे दिन है वहाँ पर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए एंड उससे खुद तो यूज़ करे कंट्रीज, एंड या जहाँ पर रात है एंड वेरियस अदर कंट्रीज जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसे पास किया जाए। इसके लिए चाहिए क्या, उनके जो पावर लाइन्स हैं, जो वायर से वो कनेक्टेड हो, पावर लाइन ग्रिड वो से कहते हैं, इजंट इट। तो ग्रिड्स को कनेक्ट करना है। तो 1 सन है 1 वर्ल्ड है, एंड पूरा दुनिया का ग्रिड कनेक्ट कर दिया जाए एंड इस तरीके से पास किया जाए इलेक्ट्रिसिटी को दिस वे, ये कहा गया है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। एंड प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 के थ्रू सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हमें फेज आउट कंप्लीटली कर देना है, ये कहा गया। एंड लाइफ इनिशिएटिव के थ्रू वी शुड लिव आवर लाइफ इन सच अ मैनर कि हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करें, इस तरीके से हम जी रहे हो। तो दैट इज व्हाट इज द थिंग। अब लाइफ इनिशिएटिव में एग्जाम्पल ये हो सकता है कि लेट्स से यू आर यूजिंग द टैप, ब्रश कर रहे हैं तो टैप खुला हुआ, नल पानी बह रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू स्विच इट ऑफ, यू हैव टू टर्न इट ऑफ, एंड जब भी काम हो गया वॉशरूम एंड जो भी एरिया में तो लाइट्स ऑफ करें, ये सारी चीज़ें। 2022 में भी हमने कुछ और गोल्स दिए अपने आप को। अपना जो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम 3 टाइम्स इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे 2032 तक। इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% करेंगे, यानी कि जो पेट्रोल है इससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जिसमें हम इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे। इथेनॉल एक फ्यूल है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो 20% ब्लेंडिंग को हम अचीव करेंगे, इस तरीके से हमने सोचा है, राइट। तो 20% यानी कि ये अब तो 100% पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, अब उसमें 80% पेट्रोल होगा, 20% इथेनॉल होगा, ये 20% ब्लेंडिंग है, E20 से कहा जा रहा है। नेट जीरो एमिशंस हम करेंगे 2070 तक, 2070। व्हाट इज दिस नेट जीरो? लेट्स से हम 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। अब ये रिलीज करना इनएविटेबल है, इंडस्ट्रीज हर जगह से आता ही है, तो एटलीस्ट हम ऐसा करें कि ट्रीज इतने प्लांट कर दे कि ये जो 100 यूनिट्स है वो अब्जॉर्ब हो जाए,
तो हमारा नेट क्या होगा, +100 -100, तो इट विल बी 0, तो दैट इज नेट 0. इट इज नॉट दैट कि वी आर स्टॉपिंग द एमिशंस कंप्लीटली, बट हम जितना एमिट कर रहे हैं उतना अब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हम बनाएंगे, तो दैट इज नेट 0 बाय 2070 हम अचीव करेंगे. तो नाउ दिस इज वन क्वेश्चन मई 2023 का, जो फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ OSOWOG इनिशिएटिव. इसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, गोल नहीं ग्रिड, ये हमारा इस इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है. तो ए इज द राइट आंसर. नाउ अक्टूबर 2024 विच अमंग द फॉलोइंग इज मेन गोल फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ये पूछा गया. हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, इंश्योरिंग दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी गेट्स टू प्लेसेस दैट नीड इट द मोस्ट. विंड एनर्जी प्रोवाइड करना, कोलैबोरेटिंग इंटरनेशनली न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड या एथनिक ग्रुप्स को प्रमोट करना. तो ऑब्वियसली सोलर एनर्जी रिलेटेड ये इनिशिएटिव है, तो ए वुड बी द राइट आंसर. अक्टूबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप. अब जो पंचामृत है, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. ऑलरेडी वी हैव सीन द गोल्स आर के एमिशन इंटेंसिटी जो 2015 में हमने दिए थे 33 to 35% कम करेंगे. नॉन फॉसिल फ्यूल जो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है उसका पार्ट हम 40% तक करेंगे. एंड कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. अब इन गोल्स को हमने लेवल अप कर दिया पंचामृत के थ्रू. पंचामृत मीन्स 5 गोल्स की बात की गई इसमें, जो एक लेवल्ड अप हमारा अचीव करने का जो है और ज़्यादा अचीव करेंगे ऐसा हमने कहा टू द वर्ल्ड इन 2021. तो 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी 2030 तक हम अचीव करेंगे, या जो 40% है उसे हम 50% कर देंगे. एंड 1 बिलियन टन्स एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 2.5 to 3, अब इसे और 1 बिलियन टन और एक्स्ट्रा हम जो है अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बनाएंगे. कार्बन एमिशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम एफर्ट लगाएंगे. कार्बन इंटेंसिटी 45% जो है कम करेंगे ऐसा हमने कहा. 33 to 35 यहाँ पर है, बट 45 तक जाएंगे. एंड नेट जीरो एमिशन वाला जो पहले हमने कहा था यहाँ पे जोड़ दिया, तो 5 हमारे इस तरीके से पंचामृत बन गए. ठीक है, यहाँ पर पंचामृत पर भी क्वेश्चन आया अक्टूबर 2024 में, क्या है करके. अचीविंग टारगेट ऑफ नेट जीरो 2050 तक, नो 2070 तक, तो 1 तो वैसे ही गलत है. एंड अचीविंग 500 गीगावाट 2030 तक, यस 50% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स जो है फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जो है पैदा करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे. हमने कहा है 2030 तक इसे अचीव करने के लिए. यस एब्सोल्युटली ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर फॉर 2030 एंड ओनली वन नेट जीरो वाला 2070 के लिए है. अब अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड एमिशंस 1 बिलियन टन्स. ठीक है, तो 2.5 to 3 पहले था, उसमें एडिशनली 1 बिलियन और हम कम करेंगे. एंड हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी है उसे हम 45% तक रिड्यूस करेंगे हमने कहा. ठीक है, तो फर्स्ट का तो है नहीं, तो 2, 3, 4 एंड 5 ओनली, डी इज द राइट आंसर. ओके, अब इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन क्या और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए इंडिया के द्वारा, इसमें बैंक्स का क्या रोल है. तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, जहाँ पर जो फाइनेंसिंग किया जा रहा है, लोन वगैरह दिया जा रहा है, वो सब कुछ शुड बी इन सस्टेनेबल मैनर. ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ घूमना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है. तो ये एक चीज़ हो गई वेरी प्रैक्टिकल कि पेपर कम करके डिजिटल हो जाए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स है उसको भी हमें फाइनेंस करना है, तो ये सब कुछ सस्टेनेबल फाइनेंस में आ जाता है. अब फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स के द्वारा सस्टेनेबल मार्केट्स इनिशिएटिव लाया गया कि मार्केट यानी कि कंपनीज जो है वो भी सस्टेनेबल वे में अपना काम करें. ठीक है, दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट, दे शुड ऑल्सो थिंक ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल एस्पेक्ट्स ऑल्सो. अब इसके अलावा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनफैक्ट इट इज़ नॉट अ इनिशिएटिव, इट इज़ अ मैंडेट. ठीक है, मैंडेट यानी कि एक कंपल्शन है. देखिए नाम में ही पता चल रहा है क्या है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट्स का मतलब कंपनीज होते हैं, इनका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए ये पूरी सोसाइटी गवर्नमेंट के जो वेलफेयर रिलेटेड गोल्स है उन्हें अचीव करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो इसके लिए चाहिए क्या, पैसा. ठीक है, तो वो चीज़ मैंडेट किया जा रहा है कि ये कंपनीज जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं, तो उन कंपनीज को डेफिनेटली अपना जो प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स का, उस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे वो, एंड उसका 2% दे विल बी गिविंग इट टू द
फॉर दीज एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्या करेंगे ये कंपनीज, कौन से कंपनीज जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम आगे देखेंगे, तो ये कंपनीज अपने लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालेंगे एंड उसका 2% निकाल के दैट दे विल गिव फॉर द CSR एक्टिविटीज। ठीक है, तो लेट्स से एक कंपनी है पिछले 3 साल में 100 रुपए का उसका 200 करोड़ का उसका जो है एवरेज 100 करोड़ का इसका टोटल कह सकते हैं कि टर्नओवर है, प्रॉफिट है। तो 3 साल में कितना एवरेज हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 विच इज 300 डिवाइडेड बाई 3। ये करेंगे तो हमें आएगा ना एवरेज, तो इट इज 100 ओनली, 300 बाई 3 इज 100। 2% इसका निकालेंगे तो विल बी गेटिंग 2 करोड़ रुपीज इट हैज टू स्पेंड ऑन द एक्टिविटीज। अब व्हाट आर द एक्टिविटीज, और ये सब दिया कहाँ है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये दिया हुआ है। अब एक्टिविटीज क्या है, ये दिया हुआ है शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज भी हम आगे देखेंगे। तो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया है कि ये एक्टिविटीज़ हैं या फिर ये इनिशिएटिव्स है, लाइक स्कूल बिल्ड कर दो या फिर कोई हॉस्पिटल एस्टैब्लिश कर दो, इस तरीके के काफ़ी सारे दिए हुए। तो उनमें से कोई एक चीज़ में पैसा लगाने से CSR का जो कंप्लायंस करने का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। दैट इज़ द शेड्यूल 7। अब ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसे पहले क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, यानी कि अगर आप नहीं करोगे, क्रिमिनल ऑफेंस में 2 चीज़ें होती है, या तो आपको जेल जाना पड़ेगा या तो आपको मनी पेनल्टी देना पड़ेगा या तो दोनों। पहले था ये, बट इसे अमेंड करके चेंजेस करके इसे अब सिविल रॉन्ग बना दिया गया है, यानी कि आपको कोई जेल तो नहीं जाना पड़ेगा बट आपको पेनल्टी ज़रूर देनी पड़ेगी। द क्वेश्चन इज कि पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज़, एंड अगर कोई पर्सन है, उस ऑफिसर है जिसकी वजह से ये होता है इंटरनली, तो 2 लाख रुपीज़ एटलीस्ट उन्हें पेनल्टी देना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स, और इससे ज़्यादा भी और भी चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो दिस इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। शेड्यूल 7 में सब दिया हुआ है, हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड, तो SDG से उनको अचीव करने में ये CSR एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। और प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस यहाँ पर अगर हम देखें तो द स्पीड जो है इसका कम है, बट या और इवन बैंक जो है इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए ज़्यादा फाइनेंस देते नहीं हैं बिकॉज ऑफ देयर fear of default, but there are wonderful initiatives also that have come up like green bonds। इससे रिलेटेड भी डिटेल में और पढ़ेंगे आगे। ग्रीन बॉन्ड्स 2015 में लाया गया था, 5 to 10 ईयर्स की मेच्योरिटी का टाइम पीरियड इसका होता है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, लेटेस्ट से हमें एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो बॉन्ड्स इशू कर दिए उस एंटिटी ने, तो जिसने भी बॉन्ड खरीदा है उसको फिर कंपल्सरीली प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कंजर्वेशन सेंटर इस्टेब्लिश करके फिर ये डोनेशंस या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू पैसा कमा के बॉन्ड के ऊपर प्रॉफिट के साथ ये पैसा दे देगा। तो कितना टाइम पीरियड है, 5 to 10 ईयर्स का मेच्योरिटी के ये ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं। 2015 में हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए फेम इनिशिएटिव लाया गया, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिसिटी, फेम। ठीक है, कैन यू जस्ट आंसर दिस, प्राइमरी रोल ऑफ द सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप इन डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो सकता है, टू सजेस्ट स्ट्रेटजीज दैट कुड बी अडॉप्टेड टू प्रोपगेट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस ऑफ सस्टेनेबल डिस्क्लोजर नॉर्म्स बाय कंपनीज। तो ये RBI का है, तो कंपनीज से रिलेटेड डिस्क्लोजर नॉर्म्स को टेक केयर करने का काम सेबी का मेनली होता है, तो RBI कैन नॉट डू दिट्स। कैरिंग आउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग रिलेटेड, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस रिलेटेड। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज A। इवन दो यू मे नॉट नो एग्जैक्टली कि ये सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप है क्या, यू कैन आंसर इट थ्रू द नेम इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसा, ऑल्दो हमें ये करना नहीं गेसिंग बहुत ज़्यादा, बट या वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब ग्रीन बॉन्ड्स की यहाँ पे बात किया जा रहा है, फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स जिन्हें कहा जा सकता है। तो ये बॉन्ड्स कौन इशू कर सकता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉवरेन गवर्नमेंट्स लाइक इंडिया, ऐसे कंट्रीज इशू करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक इशू करते हैं। कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। अब इनके ये जो है 5 to 10 ईयर्स के टेनोर का है, एंड सम जो है 5 ईयर्स या उससे कम और 10 ईयर्स से ज़्यादा भी इशू करते हैं, बट मेनली 5 to 10 ईयर्स के टेनोर का होता है। वर्ल्ड बैंक इन एडिशन टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट इशूअर्स इस ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू इंडिया के लिए भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रेज किए हैं इसने। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन बॉन्ड्स issued by sovereign entity, intergovernmental groups, alliances and corporates with the aim that the proceeds of the bonds are utilized for projects
जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स कहला जा रहे हैं। 2015 से किया जा रहा है। मैच्योरिटीज टिपिकली 5 to 10 ईयर्स के होते हैं। एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक इन जो ग्रीन बॉन्ड्स है उनको इशू कर जो है पीरियोडिकली करता रहता है फॉर सो एज टू फाइनेंस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये ऑल द थ्री आर करेक्ट, वी हैव जस्ट नाउ रेड। तो 1, 2 and 3 डी वुड बी द राइट आंसर। अक्टूबर 2024 का ये क्वेश्चन। CSR रिलेटेड सब कुछ हम देख चुके हैं। 2% प्रीवियस 3 ईयर्स का जो भी प्रॉफिट है उसको यूटिलाइज करना है। डिफॉल्टिंग कंपनी को 1 करोड़ एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर को 2 लाख रुपीस। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सबको CSR एक्टिविटीज अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। अब CSR के शेड्यूल 7 में कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जिनमें कंपनीज पैसा लगा सकते हैं, उसका लिस्ट देखते हैं। एराडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ केयर, ensuring environmental sustainability, इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट है उसमें पैसा लगाया जा सकता है। एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज आर्ट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेंडर इक्वालिटी। स्पेसिफाइड फंड्स जो है PM केयर्स फंड हो गया, क्लीन गंगा फंड वगैरह के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। स्लम एरिया डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स जो कि टेक्नोलॉजी को और भी बढ़ावा देने में हेल्प करते हैं, उनसे उन के प्रोजेक्ट्स में भी ये पैसे लगाए जा सकते हैं। और ये सब कुछ SDGs के साथ अलाइन करता है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ओके, एंड कौन से कंपनीज एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या ज़्यादा है, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये एनी ऑफ दीज कंडीशंस, ठीक है, ऐसा नहीं कि तीनों मीट करना है, एनी वन कंडीशन भी मीट कर रहे हैं तो दोज कंपनीज हैव टू मैंडेटरीली गो फॉर द CSR। ठीक है, कई क्वेश्चन CSR से आए हैं। देखिए इस चैप्टर में सारे जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे मैंने आपको कराए हैं। तो इन इंडिया कंपनीज आर नाउ फ्री टू स्पेंड मोर देन मैंडेटेड हाउ मच। ठीक है, तो जितना मैंडेट किया गया उससे थोड़ा ज़्यादा भी स्पेंड कर सकते हैं, बट येस व्हाट इज़ द मैंडेटेड परसेंटेज? तो वी नो 2% ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स का जो पैसा है, तो B इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्या है, नॉन कंप्लायंस CSR के साथ अगर होगा तो क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस, जेल पेनल्टी दोनों मिलता है, नन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली इट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो B वुड बी द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, देख के डरना नहीं है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यू कैन सी द फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2% सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 ईयर्स का ये 4 कंपनीज हैं, इनका 3 साल का जो प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इन 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल के 2% निकाल कर उतना अमाउंट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन CSR। तो ईच कंपनी कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा CSR में। तो अगर हम फर्स्ट कंपनी को देखें तो कितना है, 300 माइनस 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स, 3 होगा ये। तो 300 माइनस 100 200 200 200 400 400 बाई 3, और इसका 2% क्या होगा, 2/100 करेंगे तो ये करेंगे तो 8/3 विच विल बी 2.67 के आसपास आपको आ रहा होगा। तो यू कैन जस्ट सी A 2.67, दिस माइट बी द राइट आंसर, बट आई वुड से चारों कैलकुलेट करिएगा, देन ओनली गो फॉर इट इस तरीके से। ठीक है, तो 2.67 लाख्स ये हमारा जो है सही जवाब बन जा रहा है, एंड सी इट्स ऑब्वियसली द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत पैनिक नहीं करना है कि सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वो, एटलीस्ट 1 करके भी आप पहुंच सकते कई बार टू द राइट आंसर, लाइक यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये जून का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली अक्टूबर 2023 में पूछा हुआ था। SDGs इन CSR आर ऑल बिल्ट इनटू, SDGs जो है वो CSR के थ्रू अचीव किए जा सकते हैं, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो कौन से SDGs अचीव किए जा सकते हैं? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। तो एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द SDGs कैन बी अचीव्ड, सो दैट इज ऑल ऑफ द अबव, D वुड बी द राइट आंसर। इसके अलावा जून का ये क्वेश्चन कि अगर वो वायलेट करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो डिफॉल्टिंग कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा, एटलीस्ट इट इज़ 1 करोड़ या फिर एटलीस्ट 2 लाख रुपीज़ दे हैव टू गिव। ठीक है, तो D इज द राइट आंसर, 1 करोड़ या 2 लाख रुपीज़, 1 करोड़ फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी एंड 2 लाख रुपीज़ बाय द डिफॉल्टिंग ऑफिसर। जो भी ऑफिसर है, जैसे कंपनी है उसने डिफ़ॉल्ट किया या वो एक ऑफिसर की वजह से हुआ, तो वो ऑफिसर जो 2 लाख रुपया एटलीस्ट जो है
as a compensation देगा. Okay, so these are the different things that we had to discuss over here, and let me just remind you that EduTap has come up with wonderful courses for you, और इसमें आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं by clicking the link given in the description of this video. एंड या तो आप edutap.in टाइप कर सकते हैं गूगल एंड आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे. उसमें आप फिर जैब कोर्सेज सेलेक्ट करके यहाँ पे जैब कंप्लीट मास्टर कोर्स इसे देख सकते हैं. यहाँ पे ब्रोशर है, पूरे डिटेल्स भी देख सकते हैं. बट इसमें मास्टर कोर्स में सारे जो चारों कंपोनेंट्स है उसके ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली उससे अच्छे से कवर किया जा रहा है, सो दैट आप अच्छे से इन वीडियोस को देखकर प्रिपेयर कर सकें. Apart from that, chapter wise notes, chapter wise MCQs, full length mock test and each and every जो पेपर है उससे पहले रिविजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं है. लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज भी कराए जाते हैं एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स. तो एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन अलॉन्ग विद प्रीवियस क्वेश्चंस इस जो आप प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं वो सब कुछ इस कोर्स का पार्ट है. तो 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट्स भी हैं. कूपन कोड लगा के आपको 75 to 85% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अब इसके अलावा ये तो चारों कंपोनेंट्स का, चारों पेपर्स का था. इफ़ यू वांट टू गो फॉर सिंगल कंपोनेंट सिंगल पेपर यू कैन आल्सो अवेल दीज कोर्सेस IIFS, PPB, AFM, RBWM. इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्स भी हमारा अवेलेबल है जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं एंड रिकॉर्डेड जो सेशन है उनके अलावा बाकी सब कुछ इस लाइव क्रैश कोर्स का पार्ट है. कॉन्सेप्ट नोट, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ. 6 मंथ्स का वैलिडिटी है एंड कूपन कोड यूज़ करके आपको इस पे भी डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है. ओके, सो द लिंक्स फॉर दीज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इसके अलावा कोई और डाउट है, कॉल अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.